दोस्तों एक स्टेटमेंट पूरे स्टॉक मार्केट में डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि भैया हमारे को कंट्रोल करना है, अगले एक साल तक गोल्ड को बाई करने से बचना है। अब ऐसे में सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या गोल्ड गिरने वाला है? गोल्ड गिरने वाला है तो क्या स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है या इकोनॉमी में कुछ बड़ा होने का सिग्नल है? ये डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए और जानिए कि हमारे पीएम ने अगर ये स्टेटमेंट बोला है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, हम यहां पे जो भी डिस्कशंस कर रहे हैं वो किसी भी तरह के बाय या सेल कॉल्स नहीं हैं, ठीक है। तो हमारे पीएम ने हैदराबाद की एक रैली में कहा कि अगले एक साल तक एटलीस्ट फ्यूल सेविंग करिए, घरों से काम करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गोल्ड बाई करने से बचिए। उन्होंने खास तौर पे इस बात पे जोर दिया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है हमारे, उसको बचाने की कोशिश करनी है। फॉरेन अगर घूमने जा रहे हैं तो फॉरेन घूमने जाने का प्लान फिलहाल कैंसिल करना उचित होगा। हम एज अ कंट्री रिसेंटली बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं और जब गोल्ड इंपोर्ट होता है तो कहीं ना कहीं से यूएस डॉलर्स में होता है, तो उससे हमारे रुपए पे कहीं ना कहीं से असर पड़ रहा है। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? पिछले कुछ महीनों में आपने गोल्ड में बाइंग की है या आने वाले कुछ हफ्तों में आप गोल्ड में बाई करने के प्लानिंग कर रहे थे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। यहाँ पे आगे हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार गिरावट हो रही थी, पिछले 2 दिनों से मोदी जी के वक्तव्य के बाद बड़ी गिरावट उसमें क्यों देखी जा रही है एंड क्या करंटली स्टॉक मार्केट उसकी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ से रिवर्जन आ सकता है या मार्केट में फर्दर प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल तो मोदी जी ने एक तरह से इकोनॉमिक डिसिप्लिन की बात यहाँ पे की है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि गोल्ड एकदम से नहीं खरीदना है। उन्होंने हमें एक इशारा किया है कि अगर इन केस ऐसा होता है तो हमें किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जनरली हमारे लिए गोल्ड जो है वो इमोशन की तरह होता है, चाहे वो वेडिंग प्लानिंग की बात हो, चाहे वो और किसी तरह का ओकेजन हो, तो डिमांड इसकी हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ पर गोल्ड की एकदम से सडन बाइंग स्टॉप हो जाए, ऐसा थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। हालांकि उनके स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि गोल्ड के प्राइसेस तो कहीं ना कहीं से स्थिर है, लेकिन गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स जैसे कि सेंको गोल्ड हो गया या कल्याण ज्वेलर्स हो गया, ये इवन टाइटन हो गया, उनमें हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है पिछले 2-3 दिनों में, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे में निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 में ऐसा नहीं कि गिरावटें नहीं होती। अब निफ्टी 50 की गिरावट जो होती है, गिरावट मेनली 1 या 2 कारणों से ही होती है। पहला कारण तो होता है कि उसके फंडामेंटल्स वीकर हो जाए, यानी कि पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, जैसे कि कोविड के जस्ट पहले हुआ था। कोविड तो एक बहाना था, लेकिन कोविड के पहले 24-25 के आसपास पी पहुंच चुका था हमारे ओवरऑल निफ्टी का, ठीक। कोविड आया, एकदम से आग में घी का काम किया और मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली। दूसरा कारण होता है बाहरी कारण। बाहरी कारण मतलब कि बाहर से, जैसे ईरान, यूएस या रशिया, यूक्रेन, ये सब कारण मिलके मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट नेगेटिव होने के कारण वो अपने स्टॉक्स बेचकर निकलने की कोशिश करते हैं। अब यही 2 इंपॉर्टेंट कारण हैं, इसके अलावा और ज़्यादा कारण ढूंढने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो हमें फ़िलहाल ये समझना चाहिए कि गोल्ड की सिचुएशन क्या है, हमें फ़िलहाल ये समझना चाहिए कि हमारे मार्केट की सिचुएशन क्या है एंड अगर मार्केट में गिरावट होती है तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे 2021-2022 में गिरावट हुई थी, मार्केट में गिरावट के बाद मार्केट एक नया हाई बनाता है। बस ये इंपॉर्टेंट बातें हमें समझ के मार्केट पे भरोसा करना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे एफआईआईज कंसिस्टेंटली पिछले कई दिनों से वो सेल करते हुए दिखाई दे रहा है, नेट सेलर हैं। अब यहाँ पे 4 मई के दिन उन्होंने करीब 2800 करोड़ रुपए के आसपास की नेट बाइंग की थी, लेकिन उसके बाद फिर से लगातार वो सेलिंग मोड में आ चुके हैं। वहीं पे हमारे जो डीआईएज हैं वो लगातार बाइंग मोड में, यानी कि बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे मार्केट को कहीं ना कहीं से वो संभाल कर रखे हैं। तो कुछ साल पहले कुछ ने कहा था कि भैया जो हमारे मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर है, यानी कि हम लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर डाटा के हिसाब से तो पैसा गंवाते हैं, लेकिन हम लोग एंड फंड हाउसेस ने मार्केट को संभाल रखा है एंड अब एफआईआई की जरूरत नहीं है।
उसी के बाद से FIIs नदारद हो गए हैं मार्केट से और लगातार सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट में जो STTs वगैरह बढ़े हैं या जो टैक्सेस बढ़े हैं उनकी वजह से मार्केट में FIIs आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। आप राय अपनी जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम डॉलर के अगेंस्ट हमारे रुपया को देखें तो रुपया बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। यहाँ पर करीब करीब 96 रुपये पर US डॉलर के आसपास आ चुका है हमारा रुपया। तो यहाँ पे मोदी जी की कोशिशें यही है कि कहीं ना कहीं से रुपये, गिरते हुए रुपये को बचाया जाए। और रुपये को कैसे बचाया जा सकता है? बाहर डॉलर कम जाए ऐसा करके, यानी कि रुपया हमारा तब स्थिर रह सकता है जबकि यहाँ से भारी भरकम पैसे डॉलर के टर्म्स में बाहर ना जाएं। अब वो ज़्यादातर गोल्ड इंपोर्ट होते हैं तो जाते हैं या कुछ और चीज़ें इंपोर्ट होती हैं तो जाती। तो इसलिए यहाँ पर वक्तव्य ये था कि भैया तेल की खपत कम करो, घर में रहो, वर्क फ्रॉम होम करो, गोल्ड को बाई करने से बचो। आपकी क्या राय है इस पर भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। हालांकि जो डॉलर के रेट्स हैं राइट, वो कभी रुके नहीं हैं। यानी कि जो रुपया का वीक होने का सिलसिला है, कभी रुपया 40 रुपये पर डॉलर के आसपास हुआ करता था, तो ये सिलसिला कभी थमा नहीं है। तो इकोनॉमी की साइकिल तो चलती है। इकोनॉमी की साइकिल मतलब कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, फिर ट्रॉफ बनता है, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन फेज होता है, फिर यहाँ पे पीक बनता है, फिर ये साइकिल तो चलती रहती है। लेकिन डॉलर मजबूत होता रहता है हर साइकिल के साथ, ये हिस्टोरिकली हमने देखा है। तो यहाँ पर फिलहाल आगे क्या होगा आई थिंक ये बताने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल पिछले कई दिनों से अब एक अनसर्टेनिटी यहाँ पे है। अनसर्टेनिटी के बीच में क्रूड ऑयल कई दिनों से $100 के आसपास मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करता है ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए। तो क्रूड ऑयल जब जब ऊपर गया है तब तब मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। हालांकि ये हमेशा के लिए नहीं रहता है, ये शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं और शॉर्ट टर्म के बाद जब ये चीज़ें स्थिर हो जाती हैं तो फिर बायर्स स्टॉक मार्केट में वापस आते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कल उन्होंने एक बात कही थी कि जो ईरान का सीज फायर है राइट, वो सीज फायर कहीं ना कहीं से लाइफ सपोर्ट पे चल रहा है। तो क्या यहाँ पे किसी अनहोनी की पटकथा तो नहीं लिखी जा रही है? कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है? कहीं हमारे मोदी जी को ये बात मालूम तो नहीं है? कहीं आगे चलकर कुछ अनहोनी ना हो जाए? तो लाइफ सपोर्ट कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ सीरियस बातें हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर ये मार्केट के लिए बिल्कुल निराशाजनक वाली बात हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ गोल्ड में देखें तो गोल्ड के प्राइसेस मोदी जी के कहने के बाद भी ऐसा नहीं कि प्राइसेस में गिरावट हुई है। हालांकि कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें की गिरावट हमें देखने को मिली है। वो इमोशंस की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जब इमोशनल नेगेटिविटी बन जाती है तो स्टॉक्स के प्राइसेस जो है उनमें गिरावट होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स उसको सेल करके निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि फिजिकल गोल्ड की जहाँ तक बात है तो जनरली बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ किसी की बात सुन के अपना जो फिजिकल गोल्ड है वो भी जाके बेचने लग जाए। हो सकता है कि खरीदने वालों की कमी हो जाए, बट यहाँ पे कोई अपना गोल्ड ले जाके बेचे ऐसा थोड़ा सा कम लगता है फिजिकल गोल्ड की जहाँ तक बात है। सिल्वर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे देखें तो सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब गोल्ड नहीं खरीदें ये कहा है, सिल्वर नहीं खरीदें ये नहीं कहा है, तो क्या इस वजह से सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम ध्यान दें ओवरऑल गोल्ड इंपोर्ट्स पर, तो गोल्ड इंपोर्ट्स भारत में 2020 के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं 2025-26 में। हालांकि 2026 में देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी उसमें गिरावट देखने को मिली है एंड आई होप कि मोदी जी के आह्वान के बाद इसमें फर्दर गिरावट हो एंड अगर यहाँ पे 30-34 के आसपास ये इंडेक्स पहुँच जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बात को लोगों ने माना और गोल्ड इंपोर्ट में कहीं ना कहीं से कमी देखने को मिली है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम समझें हमारे स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल्स यानी कि अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ पे करेंटली 11 मई 2026 के दिन 21 से कम का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ चुका था एंड आज के दिन, आज की तारीख है 12 मई 2026, आज के दिन भी मार्केट में रेड कैंडल देखने को मिल रही है। तो हो सकता है ये 20 के आसपास आ जाए आज के डाटा के बाद, हो सकता है इसके नीचे भी चला जाए। तो पिछली बार 20 के नीचे कब गया था? कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड के समय पे यहाँ पे अगर देखिए तो 31 मार्च 2020 को
19.38 के आसपास था, उसके पहले 18.66 के आसपास था 30 मार्च 2020 को। तो मार्केट में जब जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो ओवरऑल हमारे निफ्टी 50 का इनफैक्ट 20 से कम गया है, तब तब मार्केट एक अंडर वैल्यूड जोन में आया है एंड उसके बाद मार्केट में एक नया हाई देखने को मिला है। तो क्या एक शुरुआत हो सकती है कि अगले कुछ दिनों में एक सडन गिरावट हो और गिरावट के बाद एक नया लो बने, उसके बाद वहाँ से मार्केट में सडन रिकवरी हो। एंड जैसा कि हमारे अग्रवाल साहब हैं जो कि बहुत बड़े जाने माने इन्वेस्टर हैं, मोतीलाल ओसवाल के, इन्होंने कहा है, इनका जो प्रोजेक्शन है कि जो सेंसेक्स है 1.5 लाख तक 2030 तक जा सकता है। ये उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। तो क्या ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं? तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की और अपने एनालिसिस की। सो इस बात का ध्यान देते हुए अगले इन्वेस्टिंग डिसीजंस मेकिंग करिए। ध्यान रखिए, जब भी गोल्ड में बाइंग कम होती है तो ऐसे में क्या होता है कि गोल्ड के प्राइसेस या तो स्थिर रहते हैं या उनमें गिरावट होती है। तो लोग क्या करते हैं, वहां से पैसा निकाल के या तो एफडी में डालते हैं या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं या स्टॉक मार्केट में डालते हैं। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट को कहीं ना कहीं से पुश मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे तो गारंटीड स्टॉक मार्केट में रैली ही होगी। मार्केट जैसा कि हमने देखा कई सारी चीजों पे डिपेंडेंट रहता है, यानी कि एफआईआईज की ओवरऑल इनफ्लोज, ऑयल के प्राइसेस, अर्निंग्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स। सो यहाँ पे ओवरऑल मोदी जी के वक्तव्य के बाद हमें ये समझना चाहिए कि भारतीय सरकार जो है एक्सटर्नल इकोनॉमिक प्रेशर को सीरियसली ले रही है एंड कहीं ना कहीं से इंपोर्ट हैवी स्पेंडिंग को लेके कॉशियस है। अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो पैनिक नहीं करना चाहिए, और जैसे कि मैंने बताया, हमें पता होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट के फंडामेंटल्स क्या हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहाँ पे है, एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गोल्ड हो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, थोड़ा सा और भी एसेट क्लास हो। आपके पास क्या क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। सो ब्लाइंडली फोमो में नहीं आना चाहिए एंड हेडलाइंस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर से जरूर बताइए कमेंट में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, S4R ऐप पर अभी तक आप नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जरूर वहां पर आइए और आप हमसे बात भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।